नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की छोटी सी क्लास में और काफ़ी बच्चों के लगातार एक कमेंट एक टॉपिक का मिल रहा था। वो टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। पूरा वाइड नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान की जो नदियाँ हैं उसके अंदर मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। राजस्थान की जो नदियाँ हैं उसमें राजस्थान की जल नीति, देश का कुल स्थायी जल, राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनके उपबेसिन आ जाइए, नदियाँ देख करके उनका अपवाह परसेंटेज, नदियाँ देख करके उनका जल ग्रहण परसेंटेज, नदियाँ देख करके उनके उपबेसिन, और इसके अलावा नदियों के द्वारा कौन कौन से बेसिन बनाए जा रहे हैं और नदियों की सहायक नदियां। मतलब 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन वही टॉपिक वही पार्ट में करवा रहा हूं जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंप्लीट जो परिभाषा आप लोग सही पहले पढ़ ली होगी, अब इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊं, लेकिन जैसे जल संभर हो गया, या वाहिका क्या होती है, नदी द्रोणी किसे कहते हैं, अपवाह परसेंटेज क्या होता है, या कैचमेंट जो रिवर यानी कि जल ग्रहण है वो क्या होता है, ये कुछ परिभाषा है या हम टर्म्स कह सकते हैं नदियों के बारे में, जो आपने पहले पढ़ ली होगी। या बीच बीच में नाम आ गया तो समझा दूंगा, लेकिन इतना अपने पास टाइम नहीं है कि लास्ट टाइम के अंदर आप मेन मेन फैक्ट वही देखो जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, छपने वाले हैं, मैं उनका जरा जिक्र करूं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की जल नीति। तो राजस्थान की जो पहली जल नीति उसी तारीख को आई थी जिस वर्ष राजस्थान की पहली वन और पर्यावरण नीति आई थी। राजस्थान की पहली वन और पर्यावरण नीति आई थी, वही सेम जो डेट है उसको राजस्थान की पहली जल नीति आई। तो राजस्थान की पहली वन नीति, राजस्थान की पहली जल नीति सेम है। वो डेट कौन सी है? 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010। अब बात करेंगे राजस्थान में बेसिन यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई बिछाई गई मिट्टी से जो मैदान बनता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिन कहते हैं, बेसिन कहते हैं। और उनसे जो छोटे छोटे अन्य जो उप मैदान बनते हैं उनको उप बेसिन कहते हैं। बाकी उनसे छोटे जो खंड पड़ेंगे उनको बोलते हैं माइक्रो यानी कि सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और इसके अलावा जल संभर किसे कहते हैं? जल जो विभाजक होता है किसी पहाड़ी या मेखला या चोटी की वजह से उसको क्या बोलते हैं? जल संभर कहते हैं। जैसे कि आपने भौमट की वजह से या बोराट की वजह से आप पढ़ते हैं, बोराट की वजह से जो नदी का विभाजन हुआ तो वो जल संभर हो गया। नदी द्रोणी किसे कहते हैं? एक मुख्य नदी प्लस उसकी सहायक नदी, इन सभी को इंक्लूड करते हैं, काउंट करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे लंबा नदी द्रोणी किसका है, तो वो किसका आ जाएगा? लूनी का आ जाएगा। लेकिन सर्वाधिक सहायक नदियां किसके? लूनी की है, तो लूनी कहा जाएगा वहां पे है। तो इस प्रकार कुछ बेसिक टर्म्स हैं। या प्रश्न आ जाता है वाहिका क्या होती है? तो नदियां जो एक नदी के तौर पे या एक श्रृंखला बनती है जो सहायक नदी से बनती है, जो इस प्रकार से बहाव ले रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाहिका कहते हैं। और जो आगे जाकर के जल लेके जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? अपवाह परसेंटेज या अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। ये नदियां किसी विशेष क्षेत्र से जल लेकर के आती है। जैसे बात करते हैं को कटोरी है, कटोरी है, इस कटोरी के ऊपर क्या पानी की बूंदे बूंदे हैं, सारी बूंदे लास्ट में जाकर के उसके धरातल में इकट्ठी यहाँ पे हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? वहां का जल ग्रहण हो जाता है। तो किसी विशेष क्षेत्र से नदियां जो जल लेकर के आती है तो उसको क्या बोलते हैं? जल ग्रहण कहते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक बातें पहले की होती है जब अपने पास टाइम हो। अब दिन रह गए, गिन के आपके 13-14 दिन रह गए, तो अब मेन मेन बातें वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो नदी बेसिन की बात पूछेगा कि राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं? तुम्हारे 15 नदी बेसिन हैं। राजस्थान में नदी उप बेसिन कितने हैं? तो राजस्थान में 58 उप बेसिन हैं। राजस्थान में सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं? ये शायद ही पूछे, मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। ये दो इंपॉर्टेंट देख लेना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। राजस्थान में सूक्ष्म जल ग्रहण जो पढ़ेंगे तो वह कितने हैं? 541 है। राजस्थान के अंदर देश के कुल स्थायी जल का दो बातें हैं, दो डिजिट मिलेगी आपको। देश के कुल, देश के कुल, देश के कुल स्थायी जल का, देश के कुल स्थायी जल का जो नदी के तौर पे हमारे यहाँ पे धरातल पे बहता है, देश के कुल स्थायी जल का राजस्थान में कितना परसेंटेज पाया जाता है? और देश के कुल भूमिगत जल का, भूजल का राजस्थान में कितना परसेंटेज अवेलेबल या पाया जाता है? ये जरा देख लेना। तो देश के कुल स्थायी जल का राजस्थान में जो है वो कितना है? 1.16। देश के कुल भूजल का राजस्थान में कितना है? तो 1.70 है। तो ये डिजिट दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देश के कुल स्थायी जल का पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.16 परसेंटेज आ जाएगा। और भूजल मैंने बता ही दिया वो कितना आ जाएगा? 1.70 परसेंटेज आ जाएगा। राजस्थान में नदियों के उपबेसिन, अभी एग्जाम हुआ इसका 4th ग्रेड का, उसमें राजस्थान में लूनी नदी के उप बेसिन पूछे गए थे। लूनी के शायद पूछे, पता नहीं बनास के पूछे गए थे, उप बेसिन पूछे गए थे। तो राजस्थान में वैसे तो उप बेसिन नदी बेसिन 15 है,
लेकिन उनके उपबेसिन कितने 58 हैं। तो मैं मेन राजस्थान की नदियों के उपबेसिन बता दूं, मेन, और वही पेपर में आएगा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उपबेसिन है 12, वह किसके हैं? लूणी के हैं। सर्वाधिक उपबेसिन किसके? लूणी के हैं। लूणी के बाद 10 जो उपबेसिन हैं तो वह किसके आ जाएंगे? बनास के। तो बस से 10 नंबर बस से हम जाएंगे, 10 नंबर बस से हम जाएंगे, फिर पढ़ेंगे 7 किसके उपबेसिन है? तो चंबल के। तो चंबल के कितने हैं? 7 उपबेसिन हैं। और 6 जो उपबेसिन वो किसके आ जाएंगे? माही के। तो माही के 6 उपबेसिन है, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया था। तो राजस्थान में लूणी के पढ़ेंगे कितने उपबेसिन है? 12। लूणी के कितने उपबेसिन है? 12 उपबेसिन है। 10 नंबर बस है, 10 बस 10 बस 10 बस। बनास कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे है। तो यहां कहेंगे चंबल की बात करेंगे तो चंबल पढ़ेंगे कितने? 7 उपबेसिन आ जाएंगे। और माही के कितने आ जाएंगे? 6 उपबेसिन आ जाएंगे। अब इसके बाद चलते आगे, राजस्थान में नदियों के बारे में मेन बात यह है, जल ग्रहण मैंने बताया दिया, जो एक विशेष क्षेत्र से नदियां जल लेकर के आती है उसको क्या बोलते हैं? जल ग्रहण कहते हैं। जो इनका बहाव होता है उसको जल अपवाह परसेंटेज कहते हैं। तो राजस्थान में कई बार पेपर में पूछ लेता है कि नदियों का सर्वाधिक जल ग्रहण किसका है, सबसे सर्वाधिक अपवाह किसका है। एक सारणी आपको देखनी है राजस्थान में नदियों की। तो राजस्थान में जो बनास नदी है, तो राजस्थान में बनास नदी का जो जल ग्रहण है वो सबसे ज्यादा है। वो है कितना है? 27.48 है राजस्थान में। बनास के बाद किसका आ जाएगा? लूणी का आ जाएगा। बनास के बाद है लूणी का, वह कितना है? 20.21। और नंबर जो 3 पड़ेंगे कौन सा? चंबल का है। चंबल का कितना है? 17.18 है। 3 नदियां खास नदी होगी। और इसके माही को देख लो तो माही का कितना है? 9.47। और इसका जस्ट एक कम कर दो, किसका? बाणगंगा का कितना आ जाएगा? 8.47। एक बार वापस पढ़ेंगे तो बनास का कितना है? 27.48। बनास का कितना है? 27.48 है। फिर पढ़ेंगे लूणी का कितना है? 20.21। चंबल का कितना है? 17.18। माही का कितना है? 9.47। बाणगंगा कितना है? 8.47। देखो मेरे याद हो गया। सबसे पहले पढ़ेंगे 27.48 किसका है? बनास का। फिर इसके बाद देखेंगे लूणी का है 20.21। फिर इसके बाद 17.18 किसका आ जाएगा? चंबल का आ जाएगा। फिर 9.47 किसका आ जाएगा? माही का आ जाएगा। और 8.47 किसका आ जाएगा? तो बाणगंगा का आ जाएगा। ये राजस्थान में नदियों का जल ग्रहण रहेगा। अब बात करेंगे नदियों का अपवाह परसेंटेज पूछेगा। तो राजस्थान में अपवाह परसेंटेज में सर्वाधिक जो नंबर 1 में जो दूंगा राजस्थान में अपवाह है, वह किसका है? वो है चंबल का। वो कितना है? 20.90। हम दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। 20.21 जो है ना वो जल ग्रहण है किसका? लूणी का। लेकिन 20.90 है वो अपवाह परसेंटेज, वो किसका है? चंबल का आ जाएगा। और 20.21 है ना वो लूणी का जल ग्रहण है। और 20.90 है ना वो चंबल का अपवाह परसेंटेज है। 1 नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे दूसरा जो पढ़ेंगे वो किसका आ जाएगा? राजस्थान में लूणी का आ जाएगा। लूणी का अपवाह है वो कितना है? 10.40। लूणी का बहुत इंपॉर्टेंट है कि लूणी का अपवाह उतना ही है, लूणी का अपवाह उतना ही है जितना राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना आ जाएगा? 10.41 आ जाएगा। लूणी का 10.40 आ जाएगा। इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे बराबर आ रहा है। और अब जो नंबर जो 3 देखेंगे वो किसका? माही का है 4.80। माही का 4.80 परसेंटेज है। और बनास से कितना आ रहा है? 0.90 आ रहा है। अब लंबाई तो आपने देख ली होगी। देखो यहाँ पे जो लंबाई है ना ये पुराने वाली लंबाई लिखी है 480। नई जल रिपोर्ट 2017 के अंदर आई थी उसमें अब लंबाई कितनी है? माही बनास की तो 512 है। लूणी कितनी है? 495। लेकिन लूणी की राजस्थानी लंबाई कितनी है? 330 है। इसी प्रकार चंबल की जो ओल्ड लंबाई 966 थी, चंबल की नई लंबाई कितनी? 1051 किलोमीटर है। माही की टोटल लंबाई 576 है। राजस्थान में कितनी? 171 है। बाणगंगा 240 है। साबरमती की लंबाई 416 टोटल है। राजस्थान में कितनी है? 45 है। और राजस्थान में अपवाह को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आंतरिक अपवाह, अरब सागर और बंगाली खाड़ी। तो राजस्थान में जो आंतरिक अपवाह है तकरीबन वो कितने परसेंट पे है? 60% पे। राजस्थान में बंगाली खाड़ी का जो अपवाह कितने पे है? 23% पे। राजस्थान में जो अरब सागर है उसका जो अपवाह है तो वह जो कितने पे है? तो अपवाह इसका निकाल सकते हो। इसके बाद ये आ जाएगा 60 का आ जाएगा, ये 23 का आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यही है ना? ठीक है। 6, 7, 8, 9 और 10 100% है। तो इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका अपवाह निकल जाएगा।
और अब चलते हैं इसके बाद में नदियां देख करके आपसे पूछेगा, उनकी सहायक नदियां पूछेगा, नदियां देख करके सहायक नदियां। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदी। चंबल की सहायक नदी में ये एक ट्रिक पढ़ेंगे। वो ट्रिक कौन सी है? ये ट्रिक है। ट्रिक जो पढ़ेंगे वो ट्रिक क्या है कि माँ, एक बच्चा कहता है अपनी माँ से कि माँ, गुस्से में पापा जी ने आज, माँ गुस्से में पापा जी ने आज चाकू से काले घोड़े पे बार बार मारा। वापस पढ़ेंगे, माँ गुस्से में पापा ने आज चाकू से काले घोड़े पर बार बार मारा। तो माँ से पढ़ेंगे नदी कौन सी आई? मांगली। माँ से पढ़ेंगे नदी कौन सी आई? मांगली। गु से नदी पढ़ेंगे गुंजाली। तो ये पढ़ेंगे सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो चंबल में आकर के सबसे पहले आकर के जो मिलती है, विलय होती है, तो वह सहायक नदी कौन सी आ गई? गुंजाली नदी आ गई। इसके बाद पढ़ेंगे सी से कौन सी पढ़ेंगे? सीप नदी है। सी से नदी कौन सी आ गई? सीप नदी है। और इसके बाद नदी जो आएगी गली, वह नदी कौन सी? मेज नदी है। अभी चर्चा में रहेगी मेज नदी, क्योंकि राजस्थान के अंदर सोलर जो दीदी जो परियोजना है उसकी बात करते हैं। सोलर जो दीदी परियोजना है वो मेज नदी के ऊपर प्लांट लगा के शुरू किया गया है। और ये जो मेज नदी है वो कौन से जिले के अंदर है? बूंदी जिले के अंदर है। इसके बाद पा से कौन सी? पार्वती। पा से कौन सी? परवन है। ने से कौन सी? नेवज है। आ से कौन सी? आहू है। चा से कौन सी? चाकण सिंचाई परियोजना कहाँ पे? बूंदी के अंदर है। कू से दो नदियां आ रही है। कू से दो नदियां आ रही है। कू से कौन सी आई? कुराल। कू से कौन से? कुन्नू आ गई। ये रामजल सेतु लिंक परियोजना में बांध बनाया गया है, तो वहां चर्चा में है कुराल, कुन्नू आ गई है। इसके बाद का से काली सिंध है। देखो दो नदियां हैं, कंफ्यूज करने वाली है। एक तो है काली सिल और एक क्या है? काली सिंध। तो काली जो सिल है ना, वह तो किसकी सहायक नदी है? बनास की। काली सिंध जो नदी है वह किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। घोड़े से नदी को जो पढ़ेंगे वो नदी कौन सी है? घोड़ा पछाड़। घोड़े से घोड़ा पछाड़ नदी आ जाएगी है। बार से कौन सी आ जाएगी? ब्राह्मणी आ जाएगी, बामणी आ जाएगी। बा से कौन सी आ जाएगी? तो बनास आ जाएगी। तो ये सारी क्या? चंबल की सहायक नदियां आ जाएगी। ठीक है। और अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बनास की सहायक नदी। कि बनास की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो उसमें देखेंगे एक ट्रिक रहेगी इसकी। और जो आप ट्रिक देखेंगे, इसकी जो ट्रिक कौन सी, एग्जाम में आजकल के सहायक नदियों के प्रश्न आ रहे हैं कि माँ वन में आज। देखो माँ की दो ट्रिक आ गई। माँ पापा ने वहां अलग पढ़े थी, तो माँ यहाँ भी आ गया, लेकिन वन आ रहा है तो सीधी सी बात है, वन आ रहा है तो ये सहायक नदियां सारी किसकी है? बनास की आ रही है। वन आ रहा है तो बनास की है, कंफ्यूज नहीं होना है। माँ से नदी पढ़ेंगे तो कौन सी आएगी? मानसी आएगी। वन बोले तो बनास की है। मे से जो नदी पढ़ेंगे तो नदी जो आ रही है वो कौन सी आ रही है? मेनाल नदी आ रही है। मे से नदी कौन सी आ गई? मेनाल नदी आ गई है। आ से नदी कौन सी? आयड़। आयड़ कहते हैं उदय सागर झील को जल देने के बाद में इसको बेड़च कहते हैं। और मो से नदी कौन सी? मोरेल है। देखो दो चीजें आएगी, मोरेल कंफ्यूज करेगा आपको, मोरेल कंफ्यूज करेगा। मोरेल से दो नदियां हैं, एक तो है मोरेल और एक है मोरेन। एक मोरेन। मोरेल नाम की दो नदियां कंफ्यूज करेगी आपको। एक मोरेल है, एक क्या है? मोरेन है। मोरेल है, मोरेन है। अब दोनों में कंफ्यूज करेगा कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो मो वाला काट दो, एक बचा रेल, एक बचा रेन। रेल और बस दोनों परिवहन का मार्ग है, यातायात के साधन है। रेल भी है, बस भी है। बस भी 10 नंबर हुई, बस भी 10 नंबर आपने पढ़ी थी। रेल भी है, बस भी है। तो मोरेल किसके? बस बोले तो बनास की, बस बोले तो बनास की। तो मोरेल किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। रेन, रेन क्या आती है? बरसात को कहते हैं। जब बरसात आती है, फिल्मों में देखते हैं कि सावन का महीना है, बरसात आती है तो हीरोइन गीत गाती है। सावन के महीने में वो प्रियतम के लिए गाए जाते हैं, माही के लिए। तो रेन में जो गीत गाए जाते हैं वो किसके लिए गाए जाते हैं? अपने माही के लिए गाए जाते हैं, माही। तो रेन किसकी? माही की। मोरेल किसकी? बस यानी कि बनास की आ जाएगी। तो यहाँ पढ़ेंगे मोरेल आ रही। सी से कौन सी आ गई? सीप आ गई। वहां भी सीप आई थी, चंबल बनास सीप। तो वहां भी बनास की भी है और ये आपके चंबल की सहायक नदी, दोनों की सहायक नदी आ जाएगी। जहां पे त्रिवेणी संगम बनता है, मीणा का प्रयाग कहते हैं। काली सिंध वहां पे आई थी, ये काली सिल आएगी। नदी कौन सी? काली सिल है। और इसी काली सिल नदी के किनारे मंदिर किसका है? केला देवी माता का मंदिर है। तो केला माता जी का मंदिर करौली में, केला माता जी का मंदिर करौली में त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है। और किस नदी के ऊपर है? तो केला कालीसिल नदी के ऊपर है। और इसके बाद है डास नदी कौन सी है? डाई। डास नदी कौन सी? डाई नदी है। डा से कौन सी? ढील नदी है, ढील नदी है।
ढील जो नदी है इसी नदी के किनारे टोंक में एक सभ्यता विकसित हुई थी। वह सभ्यता कौन सी? रेड सभ्यता है, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। और जयपुर के क्षेत्र की ढूंढाड़ी बोली है तो यहाँ की नदी कौन सी आ जाएगी? ढूंढ नदी आ जाएगी है। और बनास, खारी और डाई तीनों मिलकर के राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो डा से ढील है, डा से ढूंढ है, डा से डाई नदी भी तीनों आ गई यहाँ पे है। और करके आम को खा गई। को से कौन सी आ गई? कोठारी। को से नदी कौन सी है? कोठारी, जिसके किनारे आदिम संस्कृति का संग्रहालय हम कह सकते हैं वो विकसित हुई थी सभ्यता। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने खोज की थी 1967 से 1969 को खोज की थी। वो कौन सी है? तबागुर सभ्यता खोज की थी। और महासतियों का टीला का उत्खनन किया गया था। खास नदी कौन सी है? खारी नदी है। तो नदी कहां से कौन सी आ जाएगी? खारी नदी आ जाएगी। तो माँ वन में आज मौसी काली डाई करके आम को खा गई। काली डाई करके आम को खा गई यहाँ पे। तो ये ट्रिक इसकी हो जाएगी। अब चलते हैं, नेक्स्ट है लूणी की सहायक नदी। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नदी द्रोणी है, बोल रहा हूँ क्या? द्रोणी। राजस्थान में सर्वाधिक जो लंबा नदी द्रोणी है वो किसका है? लूणी नदी का है। तो लूणी की बात करेंगे, ट्रिक क्या है? जली सूखी जो बड़ी मीठी लागे, जली सूखी जो बड़ी मीठी लागे। जैसे ज्वाई, ली से लीलड़ी, सू से सूकड़ी, कै से खारी, जो से जोजड़ी, बड़ी से बांडी, और मीठड़ी से मीठड़ी आ जाएगी, और गै से घुई आ जाएगी है। अब बात करेंगे इसमें खास तौर पे लूणी की बात करेंगे। लूणी जो नदी है तो लूणी की पहली सहायक नदी, लूणी की अंतिम सहायक नदी। तो लूणी की जो अंतिम सहायक नदी है, लूणी की जो लास्ट सहायक नदी है वह तो कौन सी है? सागी, जो जसवंतपुरा की पहाड़ी से जालौर से निकलती है। लूणी की बात करेंगे तो लूणी की सबसे पहली जो सहायक नदी है, लूणी की सबसे पहली सहायक नदी तो वह कौन सी है? लीलड़ी। लेकिन लूणी की सबसे लंबी जो सहायक नदी की बात करेंगे तो वह कौन सी आ जाएगी? ज्वाई नदी। लेकिन लूणी की ऐसी सहायक नदी जो सर्वाधिक हम कह सकते हैं केमिकल वाली या रासायनिक नदी है तो वह कौन सी? बांडी नदी है। लूणी की एकमात्र ऐसी नदी जो उसके दाईं ओर से आके मिलती है, बाकी सारी मिलती है बाईं ओर से। एकमात्र नदी जो लूणी के दाईं ओर से आके मिलती है तो वह नदी कौन सी? जोजड़ी है। दाईं बाईं का कंसेप्ट जरा समझ लीजिएगा, ये दाईं ओर से आके मिलती है। राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जिनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है, बाईं ओर झुकी पग कौन सी देवता की विशेषता है? तो कमेंट में आप बता सकते हो। बाबूजी की खूबी है। राजस्थान के अंदर 13 ताली जो नृत्य है उसमें एक मंजीरा कोहनी में, एक मंजीरा कोहनी में, एक मंजीरा इस कलाई के अंदर, एक मंजीरा इस कलाई के अंदर आता है। 4 आगे 9 जो मंजीरे हैं वो दाएं पैर के ऊपर बांधे जाते हैं। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर की आमतौर पे सारी जो शाखाएं जो निकाली गई, हम पढ़ते हैं सारी शाखाएं जो निकाली गई है वो दाईं ओर निकाली गई है। एकमात्र ऐसी शाखा इंदिरा गांधी नहर की जो बाईं ओर से निकाली गई है तो वह कौन सी है? रावतसर शाखा है। रावतसर शाखा है। तो ये थोड़ा दाएं बाएं का कंसेप्ट आप देख लेना। तो यहाँ पे एकमात्र कौन सी आ जाएगी? जोजड़ी आ जाएगी, जो उसके दाईं ओर से आके मिलती है, बाकी सारी इसके बाईं ओर से आकर के मिल जाती है। और अब चलते हैं इसके बाद में, पहली लास्ट केमिकल वाली नदी, सबसे लंबी नदी इसकी आई गई यहाँ पे। और अब रहेगी कौन सी? माही की सहायक नदी। तो माही अपने कहा प्रियतम को बोलते हैं, अपने प्यार को बोलते हैं, प्रियतम को। तो यहाँ पे प्रेम में कहा जा रहा है कि ए मेरे माही चुपचाप भागकर इन्ने सो जा, इन आकर सो जा। ए मेरे माही चुपचाप इन आकर सो जा। चुपचाप इन भाग के बोलेंगे तो बहा से भादर भी आ सकती है, बहा से भादरा से आ सकती है, भादर भी आ सकती है। ए से नदी कौन सी है? एराव नदी। मेरे से कौन सी है? मोरेन। देखो मोरेन है, मोरेन रेल बस तो बनास की थी, रेल माही तो माही की आ रही है, मोरेन माही की आ रही है, माही की आ गई। ये माही की सहायक नदी है। चुप बोले तो चाप आ जाएगी यहाँ पे है, चुप बोले तो चाप नदी आ जाएगी, चाप। और इसके अलावा 3 प्रकार के आभूषण भी है, चूंप, चौंप और चौंपले। तो चूंप कहाँ का है? चूंप कहाँ का है? दांत का आभूषण। चौंप कहाँ का है? नाक का आभूषण। चंपली है वो कहाँ पहनती है? पैर में। चंपली में ट्रिक बता रहा हूँ, चंपली खड़ पहना, चपली पहना पैर में पहना, तो वैसे याद हो जाएगी। ई से कौन सी? ईरू है, ई से ईरू नदी आ जाएगी है। ऐसे नदी कौन सी? अनास नदी आ जाएगी। सो से सोम है, जा से जाखम नदी है। अन्य में कौन सी? भादर नदी आ जाएगी है। और इसके बाद में है साबरमती की सहायक नदियां। तो साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है पदराला गांव की पहाड़ियों से, लेकिन गुजरात की मेन खास नदी है ये। साबरमती नदी की सहायक नदी क्या है? ट्रिक क्या है? वैसे तो हमें मावा व मोहर चाहिए, वैसे तो हमें मावा और मोहर चाहिए। वैसे नदी कौन सी है? वेत्रक। से कौन सी है? सेई। और है से कौन सी है? हतमती।
मा से कौन सी मानसी, मा से कौन सी माजम, वा से कौन सी वाक्कल, मोहर से मोहर नदी है, से मैं से मेसो नदी है, और मैं से मधुमती नदी है। तो ये सारी सारी साबरमती की सहायक नदी आ जाएगी। और अब इसके पश्चात है लास्ट कंसेप्ट, फिर ये टॉपिक कंप्लीट है। सांबर में वैसे तो मैंने 4-5 नदी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, छोटी छोटी नदियाँ और भी 2 नदियाँ, लेकिन जो यहाँ पे हैशटैग किया है ना वो आप मेन देख लो, सांबर में जल गिराने वाली। तो मेन इसमें जो नदी है साम खास तौर पे तो कौन सी आगे मेंथा, और कौन सी खंडेला, और कौन सी खारी, और कौन सी रूपनगढ़, ये 4 नदी देख लेना। और सर्वाधिक जो लवणता लेकर के आती है, सर्वाधिक जो लवणता लेकर के आती है तो वह कौन सी लेकर के आती है, मेंथा लेकर के आती है। अन्य की बात करेंगे तुरमती पे डापसी नदी और देख लेना, बाकी नदी इसके अंदर है। तो उम्मीद करेंगे ये जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो गया होगा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। बाकी जो हिंदी टॉपिक का काफ़ी वाइड और लेंथी टॉपिक होता है, लेकिन लास्ट टाइम मैं वही टॉपिक करवा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न आने की प्रायोरिटी रहती है। थैंक यू, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, 14 दिन रहे आपके पास, जी जान लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा, डट के मेहनत करो। एक भी टॉपिक ऐसा छूटे नहीं जो आपको हार्ड लगे बताओ, ताकि उस टॉपिक को हम निचोड़ेंगे, कमी नहीं आना चाहिए अपने पास। ओके, फायरे फायरे।